स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध कवि, लेखक और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक रहे डॉक्टर सरवेन विक्रम सिंह जी हैं। आज हम उनसे पेरेंटिंग के विषय पे बातचीत करेंगे और उनके अनुभव क्या हैं और वो नए पेरेंट्स को क्या सीख देना चाहते हैं, इस मुद्दे पे उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। तो सर, आप बताइए कि पेरेंटिंग को लेके क्या चुनौतियां हैं अभी इंटरनेट के एज में। पेरेंटिंग को लेके क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि आपका बचपन और आपके युवावस्था में तो इंटरनेट नहीं था। तो तब से अब तक क्या फ़र्क देखते हैं आप? एक अभिभावक के रूप में और पिता के रूप में मैंने अपने बच्चों को 90 के दशक के बाद बड़े होते हुए देखा है और बाद की जो पीढ़ी है उसको भी बड़े होते देखा है। और जब इंटरनेट का प्रसार हुआ उसके बाद की पीढ़ी को बड़े होते देखा है मैंने। और इधर पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों में जो तकनीक का और इंटरनेट का और इस माध्यम से सीखने का जो चलन बढ़ा है, तो 3-4 स्टेजेस हैं मेरे सामने अभी। मैं उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। तो पहले व्यक्तिगत अनुभव से शुरू करता हूँ। जब तकनीक और इंटरनेट और ये सब डिवाइसेस नहीं थी, उपकरण नहीं थे ज़्यादा, तो पढ़ने के लिए, समय बिताने के लिए जो उपाय थे वो खेल और किताबें थी या बातचीत थी जी। घर में अगर टीवी नहीं है या टीवी खराब हो गया है तो बातचीत के लिए माता पिता बच्चों में और पूरे परिवार में बातचीत के लिए काफ़ी समय रहता था। हाँ। और उसको अगर आज की तुलना में देखता बदकही। हाँ। और उसको आज के समय से तुलना करता हूँ तो अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग किसी न किसी डिवाइस पे व्यस्त रहते हैं। मैं इस उदाहरण से एक चीज़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो बदलाव हुआ है पिछले 30-35 वर्षों में, इसका जो भविष्य है वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। वजह 2-3 है, बहुत साफ है। एक तो ये है कि डिवाइस ने और नेट ने, तकनीक ने हमारे समय को कब्जा कर लिया है। हमारा समय इन्हीं से नियंत्रित है, इसी से गाइडेड है। बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इनकी मदद से ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में दबाव है, कक्षा में दबाव है, खुद पर भी। हमें लगता है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसका जो प्रतिफल हुआ है, मैं प्रभाव या कुप्रभाव की बात नहीं करूँगा, मैं प्रतिफल की बात कहूँगा। कि पठन की जो आदत थी, बैठ के घंटा 2 घंटा किताब से पढ़ना, वो लगभग खत्म हो गया है। हाँ, ठीक बात है। लगभग। और अभिभावकों में भी कम हो गया है और बच्चों में वो कोर्स का पढ़ लें यही बहुत है। और कोर्स का भी पढ़ेंगे तो या तो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे या नेट से, उसमें भी सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं पढ़ेंगे उतना ही जितने से उनका काम चलता रहे। तो आगे आने वाले समय के लिए मैं अभिभावकों को कुछ कहूँगा तो उन्हें लगेगा कि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं पुराने समय का आदमी हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल में जाता हूँ और किसी ऐसे स्कूल में जहाँ जिसको महंगा और अभिजात स्कूल है और जहाँ पे अभिभावक बहुत पढ़े लिखे हैं और बच्चों के बारे में बहुत जागरूक हैं, बहुत शिक्षित हैं, अच्छी जगहों पर हैं, उन्होंने जीवन में अपना हासिल किया है, मुकाम बनाया है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ और कई बार संकोच के साथ पूछता भी हूँ कि आपने पिछले कुछ समय में, महीना 15 दिन में, 3 महीना में कौन सी किताब अच्छी सी पढ़ी है। तो मुझे इसका उत्तर नहीं चाहिए होता है, मैं खाली ये प्रतिक्रिया देखना चाहता हूँ। तो आप मुझे विश्वास करिए कि प्रायः अभिभावक जो सामने बैठे होते हैं वो दृष्टि विनिमय से, जिसको कहते हैं सामने आंख मिला के देखने से बचते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनसे ये सवाल पूछ लिया जाए। तो ये थोड़ा खतरनाक चीज है। इससे जो मुझे दृष्टि मिलती है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पठन में रुचि हो, तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि आपके बच्चे आपको पढ़ता हुआ देखें, अच्छा, पढ़ता हुआ पाएं।
उन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में आपको उपदेश देते हुए, निर्देश देते हुए, खाना खिलाते हुए, नहलाते हुए, बाल ठीक करते हुए, कपड़े पहनाते हुए, या आपको सोने जागने की हिदायत, बाहर जाने के लिए हिदायत देते हुए देखा है। या आप जिस काम को कर रहे हैं और आपकी बहुत पहचान है, बहुत स्थान है, बहुत सम्मान है, तो उस तरह से अगर आपको देख पाते हैं तो उस तरह का रोल मॉडल, आपको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत ही स्नेह करते हैं, आप बड़े सहज हैं, सहृदय हैं, अन्य लोगों के साथ आपका कैसा व्यवहार है, उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आपको पढ़ते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा। तो हमारी कठिनाई यही है, जो अंतर्विरोध है कहें या दुविधा है, वो यही है कि हम चाहते तो हैं कि वो एक अच्छे पाठक बने, उनमें पठन की आदत विकसित, वो बैठ के पढ़ें, लेकिन हमने अनजाने में शायद ऐसा हो गया है कि हमको उन्होंने पढ़ते हुए प्रायः नहीं देखा है। उसका एक कारण तो ये है कि हमने अपने हिस्से की पढ़ाई पूरी कर ली है। हाँ, ये भी बात है। डिग्री प्राप्त की, उपाधि जो सबसे अच्छी उपाधि हो सकती थी हमारे हिसाब से, जितना पढ़ना था हमने पढ़ा, यूनिवर्सिटी गए, ये किया वो किया, और उसके बाद हम नौकरी में लग गए या कोई काम धंधा कर रहे हैं, तो हमारे हिस्से का जो कोटा था वो लग गया। तो एक तो ये है, दूसरे है कि अवकाश नहीं है पढ़ने का, स्पेस, जब थोड़ा समय मिलता है तो डिवाइस के नाम है वो, सोशल मीडिया है, अपना लेके हम बैठे हुए हैं, या अपने समय बिताने के लिए, या अपने जिसको कहते हैं कि रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो जाहिर है कि वो रोल मॉडल उन्होंने पिकअप नहीं किया है, और फिर हमें तनाव होता है, चिंता होती है कि हमारा बच्चा जो है या बच्ची जो है वो होशियार है, इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, बहुत कुशाग्र है, बहुत ज़हीन है, बहुत शार्प है, बस खाली बैठती नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स को जैसे बाकी चीजें वो कर रहे हैं, जैसे आपने एक लंबी फहरिस्त दी, तो उनको पढ़ने का भी उसमें शेड्यूल, अपने शेड्यूल में रखना होगा ताकि बच्चे उसको देखें और कॉपी करें। जो बहुत ही युवा अभिभावक हैं, यंग पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं या स्कूल जाने के पहले दूसरे तीसरे पायदान पे हैं, अभी जल्दी में शुरू किया है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो कोशिश करें कि जब बच्चे इस मन स्थिति में हो, आसपास बैठे हों, खेल रहे हों, सोने की तैयारी कर रहे हों, खाने की मेज पर बैठे हों, तो उनको कुछ पढ़ के सुनाने की चेष्टा करिए, उनके मन का हो, उनकी रुचि का हो। आप बाहर जाएं और किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ किताबें मिलती हैं आसानी से, बच्चों की आयु और रुचि के अनुसार वहाँ से किताबें चुन लें। चुनने के बारे में भी आप अपनी पसंद नापसंद मत लाइए, उनको दिखाइए और दिखाने के बाद उनको चुनने में मदद करिए। उसका एक व्यापक प्रभाव होता है चुनने में, अगर आप मदद कर रहे हैं तो क्यूरेटेड सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं, ये तो प्रयोग मैंने एक बार किया था मध्य प्रदेश में, जब मैं काम कर रहा था, तो एक विद्यालय में एक ही शिक्षक थे, तो वो बहुत परेशान थे कि उनके बच्चे हिंदी भी नहीं सीखते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अच्छा चिंता मत करिए, तो 100 किताबों का एक सेट हम लोगों ने उस विद्यालय में भिजवा दिया, और हमने कहा कि ये फटती है तो फट जाने दीजिए, आप इसको कंट्रोल मत करिए और बच्चों को दे दीजिए, उनको बोलिए कि आपस में ग्रुप बना के वो पढ़ें। और बाद में 3 महीने के बाद उनका फ़ोन आया कि सब बच्चे पढ़ना सीख गए, बिना किसी एडल्ट के सहयोग के, आपस में उन्होंने कोऑर्डिनेशन से वो सीख लिया। ये आजकल जो जिस तरह के आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है खास तौर से, उसमें बच्चों की हिंदी तो बहुत ही ख़राब है, और चूँकि पेरेंट्स घर में भी हिंदी नहीं बोलते हैं और स्कूल में भी बाकी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, तो अब हिंदी 45 मिनट में कैसे सीखेंगे बच्चे? भाषा सिर्फ हिंदी ही नहीं, जो भी भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें सोचते हैं, मैं कहूँगा मातृभाषा है आपकी, जो आपको संस्कार में और विरासत में मिली है, आप जिस भी भाषा में है, उसको सीखने और सिखाने का जो प्रारंभिक तरीका था वो तो सुन के हुआ। बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो किसी किताब से नहीं भाषा सीखते, जो वातावरण में है, जो लोग बोल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर में सुनते 6-8 महीना सुनते हैं, और वो अचानक
किसी शब्द से या किसी ध्वनि से उनका प्रारंभ हो जाता है, फिर वो आधा अधूरा वाक्य बोलने लगते हैं, और 1 साल, सवा साल में, 1.5 साल में वो इतना अच्छे से बोल लेते हैं कि उनकी बात अच्छे से समझ में आ जाती है, और जो जो लोग सुनते हैं उनको आनंद भी आता है कि नहीं, बहुत बढ़िया बोल लेती है, बहुत अच्छा बोल रही है। तो वो जो भाषा का जो सॉफ्टवेयर है, भाषा जो है, अगर उसको हम सॉफ्टवेयर कहें, तो उसको ट्रांसफर करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है या कोई यूएसबी नहीं है कि आप एक तार खोसेंगे और ये तार जो है उस बच्चे के दिमाग में या उसके लगा देंगे और वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। आशय ये है कहने का कि सुनना पहली सीढ़ी है। तो जब सुनने की उम्र है, जब पढ़ना नहीं आया, लिखना नहीं आया, तो उनको सुनाइए। अगर हम घर में नहीं सुना रहे हैं, अगर पढ़ने के लिए सामग्री नहीं है, पठन सामग्री उस तरह की उस भाषा में, स्कूल में भी अगर उस पर फोकस नहीं है, तो जाहिर है कि जो आप इंगित कर रहे थे, जो रेखांकित कर रहे थे आप, कि हिंदी खराब हो गई है, चाहे अभिव्यक्ति मौखिक हो, चाहे अभिव्यक्ति लिखित हो। तो मेरा यह कहना है, मैं ये समझता हूँ कि किसी एक भाषा में पारंगत होना जरूरी है के बजाय मन में ये धारणा लेकर के चलना होगा कि एक से अधिक भाषाओं में पारंगत होना जरूरी है। बिल्कुल। मल्टीलिंगुअल, आप पहले के लोगों को देखिए, 4-5 भाषाएं सीखने का रहता था कि बिल्कुल। अभी भी आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो कई भाषाएं जानते हैं। या हम लोग जो गांव से आए, तो हम भोजपुरी अवधी के साथ हिंदी भी सीखे, फिर इंग्लिश भी सीखा हमने। तो ये तो लेकिन एक ये भी होता है कि शहर में जिस तरह से माइग्रेशन हो रहा है, तो उसमें कुछ भाषाएं छूटती चली जा रही हैं। सेकंड जनरेशन तक आते आते लोग अपनी मूल जो बोली है उसको भूलने लग रहे हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो ये होगा ही। बहुत ही स्वाभाविक है कि जब प्रयास नहीं करेंगे तो छूट जाएगा, और धीरे धीरे छूटते छूटते वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको आप अपने बच्चों को सिखाइए, जो आपकी, जैसा मैंने कहा ना, जिस बोली को आपने विरासत में लिया है, जिस भाषा को आपने विरासत में लिया है, पाया है आपने, उसको भी अपने बच्चों तक पहुंचाइए। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि एक भाषा के साथ और अन्य भाषाएं सीखेंगे तो उससे उनका जो मूल उद्देश्य था कि हम इस भाषा में पारंगत हो जाएंगे, मैं किसी भाषा विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, पारंगत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भाषा की संरचना है, अगर वो एक साथ कई भाषाएं सीख रहे हैं या कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें एक साथ हो रहा है, तो उस संरचना से उनका ही दिमाग, उनका ही जो सर्किट है ना दिमाग में, वो उतना ही विकसित होगा, उतना ही मेरे ख्याल से और अच्छा होगा। मैं न्यूरो साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, किसी एक्सपर्ट से पूछिएगा कि इसका दिमागी संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम बच्चे को मल्टीलिंगुअल बनाने की चेष्टा करते हैं। तो मेरे ख्याल से तब मेरी बात ज़्यादा तर्कपूर्ण और ज़्यादा अर्थवान लगेगी। एक चीज़ ये देखने में आती है कि जब कैरियर चुनने की बात आती है, वो 9 से शुरू हो जाता है कि कौन सी स्ट्रीम में बच्चा जाएगा, है ना, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेगा कि साइंस पढ़ेगा कि कॉमर्स पढ़ेगा, एग्रीकल्चर पढ़ेगा। और पेरेंट्स, काफ़ी बड़ी संख्या में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके मन का करे बच्चा, है ना। और कई बार बच्चे इतने दबाव में होते हैं कि वो उस समय वो बोल नहीं पाते हैं कि भाई ठीक है, घर वाले चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं इंजीनियरिंग में गया, लेकिन मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि ठीक है, 3 साल इंजीनियरिंग किया और चौथे साल में अचानक उसने छोड़ दिया कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, या मैं MBBS की डिग्री तो ले लिया लेकिन मुझे तो कुछ और काम करना है, तो मैं कुछ और काम। तो कैरियर के चुनाव में पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? कैरियर का चुनाव जो है, पहले आप कैरियर को थोड़ा नहीं, मतलब स्ट्रीम और जो नौकरी की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो अगर आपका आशय कैरियर से नौकरी है, तो मैं जो समझता हूँ कि वो आने वाले समय में, या अभी शुरू भी हो गया है, काफ़ी हो गया है ये, कि आपने पढ़ाई क्या की है और आपको नौकरी क्या मिल रही है, इसका जो अंतर संबंध था वो समाप्त हो गया। जी, ठीक बात। ठीक है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो
आपने डिग्री कौन सी हासिल की है और आप किस क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे हैं? इनका दोनों का जो एक अंतर संबंध था हमारी पीढ़ी के समय, हाँ, अब वो नहीं। वो लगभग खत्म हो गया है, जी। डाइल्यूट हो गया है, या हाँ। वो रेखा जो है समाप्त हो गई है। तो तो पंकज त्रिपाठी होटल मैनेजमेंट करके थिएटर में फिल्मी दुनिया में हाँ, या बैंकिंग सेक्टर में थे और फिर बाद में आए, या आईआईटी से पढ़ाई की और फिर बाद में राइटर बन गए। राइटर बने, उपन्यासकार, फिल्में बना रहे हैं। तो वो चीज़ तो अब नहीं है। फिर क्या हो, तो आप ये मदद कर सकते हैं अपने बच्चों की कि उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनके स्तर, उनके सोच, रुझान, इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा आकलन कर लें या करवा लें किसी विशेषज्ञ से, तो क्योंकि स्कूल इसमें ज़्यादा मदद करता नहीं है जी, ठीक बात तो है। अगर आप आकलन करवा लें और आप चाहते हैं कि उस हिसाब से आगे का भविष्य इसका हो, तो आप उनको उस तरफ जाने में मदद कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। थोपने वाला अब संभव नहीं है। बच्चे भी काफी अब समझदार हो गए हैं और थोड़े दिन आपका वो कहा मानते हैं, उंगली पकड़ के चलने वाली जब स्टेज खत्म हो जाती है और जब उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित होने लगता है, होना भी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप उनके दाएं बाएं नहीं खड़े रहेंगे, छाता लगा करके नहीं खड़े रहेंगे, छतरी जो है जो फटेगी तो फिर वो अपना स्वतंत्र होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपने लिए एक मुकाम जगह। लेकिन ऐसा देखिए, एक जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैं कई बार देखा कि कोचिंग वाले कक्षा 6 से आईआईटी की कोचिंग कराने लगे हैं, या कई पेरेंट्स पीटीएम में आते हैं और वो टीचर को कहते हैं कि नाउ माय सन और डॉटर इज इन 6th ग्रेड, व्हिच सब्जेक्ट ही और शी शुड स्टडी, कि इसको सिविल सर्विसेज देना है। अब कक्षा 6 में अभी कोई लड़का या लड़की पहुंच रहा है और सिविल सर्विसेज देगा उसके 10 साल बाद, तो अभी से पेरेंट्स एक खास तरह के ट्रैक पे ले जाके बच्चों को निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि अच्छा हाँ, हम यहाँ मुकाम ये मिल जाएगा। ये जो ट्रेंड है कोचिंग का, या ये थोड़ा जटिल, थोड़ा जटिल है, क्योंकि वो व्यावसायिक मजबूरी है। जो लोग इस व्यवसाय में हैं कि कोचिंग करना और ट्यूटरिंग करना और तैयार करना कि मैं भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का अपना व्यावसायिक दबाव है, वो तो अपना ही प्रोडक्ट लेके आए हैं और आपको कन्विंस करेंगे कि नहीं ऐसा करिएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसमें जो सफलता की दर है उसका कोई आंकड़ा हमारे सामने नहीं है। नहीं, वो तो 700 लोग ही सिविल सर्विसेज में अभी हाल फिलहाल में उसी के आसपास लोग सेलेक्ट होते हैं। हाँ, कितने लोग गए थे वहाँ? नहीं, कम से कम 10 लाख लोग तो प्रीलिम्स में बैठते हैं। उस कोचिंग के लिए कितने लोग लगे हुए थे जी, कितने लड़के लड़कियां गए थे और कितने लोग उसमें से सफल या अपनी जगह बना पाए, तो उसके बारे में तो कोई आंकड़ा हमारे सामने या किसी अभिभावक के सामने रहता नहीं है। ठीक बात है। तो किसी जैसे एक सपना है कोचिंग और इस पूरे व्यवसाय में जो आपको दिखाते हैं और बेचते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी पड़ताल कर लेनी चाहिए, और 6ठी क्लास से 9वीं क्लास से और उसके लिए हम तैयार करेंगे। हाँ, बाद में बच्चे जब ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो वो अपने एनालिसिस के आधार पे कि उनको किस विषय में मदद चाहिए, क्या चाहिए, तो वो करके और एडमिशन लेते हैं। लेकिन 6वीं से तो अति महत्वाकांक्षा थोड़ा गड़बड़ मामला है। महत्वाकांक्षी होना जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना नुकसान। लेकिन एक और ट्रेंड आ रहा है कि जैसे खासतौर से 8वीं 9वीं में जाते जाते बच्चे जो घर में अपने लिए मोबाइल की डिमांड करते हैं और वो ये तर्क देते हैं कि ऑनलाइन है, हमारा बहुत सारा असाइनमेंट आ रहा है, और जैसे ही उनको फिर मोबाइल और इंटरनेट मिलता है फिर वो कमरा बंद करके और अपना कि हम पढ़ रहे हैं या हमारी क्लास है या असाइनमेंट कर रहे हैं, और उनका स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है ना। और इसके खतरे भी हैं, इंटरनेट एडिक्शन का अपने आप में एक खतरा है, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा डूब जाने का खतरा है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? स्कूल जाने की उम्र से पहले ही थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, और कि 6 महीने 8 महीने के बच्चों को, 1 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को मोबाइल
से खेलते हुए या कुछ करते हुए, या उसमें मैंने देखा कि बच्चे खाना खा रहे हैं तो उनको मोबाइल दिया जाता है, हाँ, ताकि वो खाना खाना खा सकें और दूध पी लें। हाँ। 6 महीने के बच्चे को हम मोबाइल चला के दे देते हैं, और 8 महीने के बच्चों को वो निरंतर उसमें आँख गड़ाए हुए हैं। और क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं इस। हम कई बार कहते भी हैं, अभिभावकों को कहते हुए मैंने सुना है कि वो कहेंगे कि अभी इतना छोटा सा है या छोटी सी है, लेकिन वो पूरा मोबाइल चला लेती है और अपना वो प्रोग्राम खोज लेती है। हाँ, यूट्यूब पे चली जाती है। हाँ, तो ये गर्व के बजाय इसमें थोड़ी चिंता होनी चाहिए। जी। अगर ये धारणा है कि बच्चे इसमें स्मार्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी से उनका, तो ये गलत फहमी है। एक दूसरा ये है कि डिवाइस अगर है और उसमें नेट है, और बच्चों को आप हमेशा उसके ऊपर चौकीदार की तरह खड़े नहीं रह सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे। तो ये तो आपको एक बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी ना, कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए, और उसमें कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि वो वैसा ही वही चीज़ें देखें जो उनके देखने लायक है। क्योंकि वहाँ तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो, जैसे आप कह रहे थे ना, एडिक्शन, बीमार बना देने वाली चीज़ें, तो फिर वो मामला हाथ से निकल जाएगा। फिर काफ़ी देर हो जाएगी, तब आपको बहुत दुख होगा, अफसोस होगा। तो पेरेंट्स क्या करें, उनके लिए कोई सुझाव? मेरे पास इसका कोई सॉलिड समाधान नहीं है कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे आप ये कर सकते हैं कि भाई इतना ही देर आपको मिलेगा, ठीक। हाँ, एक डिसिप्लिन, थोड़ा अनुशासन बनाना पड़ेगा उसका। दूसरा ये है कि आप उसमें ऐसा कुछ करिए कि वो ऐसा कंटेंट ही देख पाएं जो उनके एप्रोप्रिएट हो। हाँ, वो हमारे देश में मोबाइल जो आते हैं वो एक ही मोबाइल है, वो एडल्ट और बच्चों के लिए, बल्कि ये होना चाहिए अलग अलग सेगमेंट के लिए मोबाइल होना चाहिए, जिसमें कुछ कंटेंट आपके एक्सेस में नहीं रहे। तो ये होना चाहिए, और उसको लेके अभी कोई पॉलिसी भी बननी चाहिए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। जी। तो आपने स्कूल ऑफ ओपन आइडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने समय दिया और आपने मेरी बात कहने का, और मेरे मन में जो कुछ थोड़ी बहुत असंबद्ध रैंडम बातें थी मैंने कही हैं, अच्छा लगा मुझे। नमस्कार।